नमस्कार दोस्तों, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे। हम लोग आज वो पढ़ेंगे जो बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसी तरह के और जो शब्द होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड, या इसी को हम लोग अपवर्तक भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैक्टर्स। हमारा पहला जो होगा वो होगा गुणनखंड, जिसको हम लोग अपवर्तक भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर्स। पहले हम लोग जब ये पढ़ लेंगे तो इसी से संबंधित एक और शब्द है हमारा समापवर्तक। क्या है? समापवर्तक, या इसी को हम लोग कहते हैं सार्वगुणनखंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद इसी से रिलेटेड हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को सबसे पहले गुणनखंड, फिर समापवर्तक और फिर महत्तम समापवर्तक पढ़ना पड़ेगा। मतलब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है महत्तम समापवर्तक। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोगों को इन दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ये दो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, जो कि क्या है? बहुत ही बेकार चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे, फिर समापवर्तक पढ़ेंगे, फिर महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है या जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है गुणनखंड या अपवर्तक वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग गुणनखंड या अपवर्तक क्या होता है। अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर्स। इसी को हम लोग भाजक या विभाजक भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? भाजक कहें, या इसी को हम लोग विभाजक भी कहें, जिसका अंग्रेजी क्या होता है? डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। तो ये चारों चीज एक ही चीज है। ठीक है, अब यानी कहने का मतलब गुणनखंड कहें या अपवर्तक कहें, जिसको अंग्रेजी में फैक्टर्स कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम भाजक या विभाजक कहें, जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, ये सभी एक ही चीज है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये गुणनखंड, अपवर्तक, भाजक, विभाजक क्या होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाजक मतलब जब हम भाग देंगे, क्या करेंगे? जब भाग देंगे तो वो जब पूरी तरह काट देगा, जब हम भाग देंगे जो पूरी तरह काट देगा, जो काटेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? जो पूरी तरह काटेगा वही हमारा क्या कहलाता है? भाजक कहें, विभाजक कहें, या इसी को गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ पूर्णतः विभाजित करने वाला, पूर्णतः विभाजित करने वाला। क्या? पूर्णतः विभाजित करने वाला मतलब कहने का किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या क्या कहलाती है? उस संख्या का विभाजक कहलाता है। क्या कहलाता है? विभाजक कहलाता है। ठीक है, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाला मतलब पूरा काटने वाला। जब भाग दे तो शेषफल क्या बचे? शून्य बचे, तो इसका मतलब हुआ कि पूरा काट दिया। तो जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई संख्या 10 है। अब हमने इसमें क्या किया? 5 से भाग दिया। 5 से कितनी बार में भाग दिया? 2 बार में। यानी ये कहने का मतलब जब हम 5 से भाग दिए 10 में तो हमारा शेषफल कितना आया? 0। मतलब 5 जो है किसको? 10 को पूरी तरह क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। तो ये 5 जो है पूरी तरह विभाजित कर दिया, और जो पूर्णतः विभाजित करने वाला होता है वही 5 जो है क्या हो गया? विभाजक हो गया। क्या हो गया? विभाजक हो गया। या फिर यूं कहें कि गुणनखंड हो गया, या यूं कहें अपवर्तक। क्या होता है? अपवर्तक हो गया। किसका? तो 10 का। क्यों? क्योंकि 5 जो है 10 को पूरी तरह क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। तो जो पूरी तरह विभाजित कर देता है, ठीक है, जिस संख्या को विभाजित करेगा उसी संख्या का क्या कहलाएगा? अपवर्तक कहें, गुणनखंड कहें, या फिर भाजक कहें, विभाजक कहें, कुछ भी कहें, कोई बात नहीं है। यानी 5 जो है वो गुणनखंड है किसका? 10 का। किसका गुणनखंड है? 10 का। या 5 जो है 10 का क्या है? विभाजक है, भाजक है, जो कहें बात एक ही है। ठीक है, और भी उदाहरण हम लोग लेते हैं। तो इसलिए हमने लिखा किसी संख्या को, जैसे 10 को पूर्णतः विभाजित करने वाली, मतलब पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या कौन है? 5 जो है क्या कहलाता है? उस संख्या का मतलब 10 का क्या कहलाता है? विभाजक कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और भी उदाहरण लेते हैं।
तो कहने का मतलब बस विभाजक का मतलब या भाजक का मतलब या गुणनखंड का मतलब वर्तक का मतलब पूर्णतः विभाजित करने वाला, पूरी तरह विभाजित करने वाला, पूरी तरह काटने वाला। अब जैसे मान लीजिए आप 20 लेते हैं, हम लोग 20 का विभाजक खोजते हैं, 20 का विभाजक कहें या फिर गुणनखंड कहें, जो कह लें आप, ठीक है, या फिर अपवर्तक कहें, जो कहना है कह लें। तो 20 का अपवर्तक बराबर मतलब 20 का अपवर्तक, 20 का विभाजक मतलब 20 को पूरी तरह काटने वाला कौन कौन है, ठीक है। मतलब 20 का विभाजक हम खोज रहे हैं, मतलब 20 को पूरी तरह काटने वाला, 20 का गुणनखंड, 20 का क्या गुणनखंड अपवर्तक मतलब 20 को काटने वाला। तो 20 को कौन कौन सी संख्या काट सकता है सो देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक जो होता है सभी संख्याओं का विभाजक होता है, सभी संख्याओं का क्या होता है, संख्याओं का विभाजक होता है, मतलब गुणनखंड होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको एक नहीं काट सकता है, एक सारी संख्याओं को काट सकता है। इसका मतलब एक जो है आपका सभी संख्याओं का क्या है, गुणनखंड है, विभाजक है, भाजक है। समझ रहे हैं ना? अरे भाई आप जैसे 2 है तो 2 में 1 से भाग दीजिए, 1 से 2 बार में। 3 है तो 1 से भाग दीजिए 3 बार में, काट देगा। 4 है आप 1 से भाग दीजिए 4 बार में। मतलब किसी भी संख्या में जब हम 1 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, मतलब एक सबको काटता है। इसका मतलब एक सभी संख्याओं का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 20 के गुणनखंड की बात कर रहे हैं, 20 के विभाजक। तो 20 को कौन कौन सी संख्या काटता है, 1, 2 काटता है क्या, हाँ 2 से जब हम 20 में भाग देंगे 10 बार में, अब दीजिए ना 2 से भाग दीजिए 20 में, 2 दही 20 काट देगा तो 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 3 से 20 कभी नहीं कटता है। 3 से आप भाग दीजिए तो 20 में, 3 छक्की 18 आपका 2 शेष बचता है, इसलिए 3 नहीं होगा। 4 से हाँ 4 25 20, 5 होगा, हाँ 5 चौके 20, 5 से जब हम भाग देंगे 20 में तो 4 बार में 5 चौके 20 आपका कट गया। तो 5 होगा आपका, 6 नहीं होगा, 6 से 20 नहीं कटेगा, फिर 7 नहीं होगा, 8 से कटेगा 20 नहीं, 9 नहीं 10 होगा, फिर ठीक है। उसके बाद 11 12 13, चूंकि ये सभी संख्याओं से 20 नहीं कटेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा, 20 से। तो ये सभी जो ये कितनी संख्याएं हैं आपका, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं जो है वो 20 का क्या है, विभाजक है। तो हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि 20 के गुणनखंडों 20 के गुणनखंडों की कुल संख्या है, 20 के गुणनखंडों की कुल संख्या है, आपका ऑप्शन में दे देगा। जैसे आपका कितना है, 3 3 6 है, फिर बी में दे देगा 5, फिर सी में दे देगा 7, फिर डी में दे देगा आपका 10, कुछ भी दे सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, यानी 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब हुआ पूरी तरह काटने वाला। तो 20 को पूरी तरह काटने वाला कौन कौन है, तो हम लोग जानते हैं 1 2 4 5 10 20 और ये कुल कितने हैं, 6 हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा वहाँ प्रश्न जो है ठीक इसी तरह पूछा जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो गुणनखंड का मतलब ओवरऑल क्या समझे कि जो पूरी तरह काट देगा वही गुणनखंड होगा, जिसको काटेगा उसका होगा। ऐसा नहीं है कि काटा 20 को और हो गया किसी दूसरे का, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे का भी तभी होगा जब उसको भी पूरा काट देगा, ठीक है। चलिए, और गुणनखंड के लिए आप क्या एक संख्या लिख सकते, एक ही संख्या होना चाहिए, एक से ज्यादा भी संख्या लिख सकते। जैसे आप कह दिए मान लीजिए कि 5 एवं 10 के गुणनखंड, ऐसा भी। तो आप दोनों का 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 का गुणनखंड। तो 5 का गुणनखंड क्या होगा आपका, 5 को कौन कौन काटता है, 1 काटता है, 1 से 5 बार में तो काटेगा, 2 नहीं काट पाएगा 5 को, 3 नहीं काट पाएगा, 4 नहीं काट पाएगा, सिर्फ 5 काटेगा। एवं उसके बाद क्या है, 10 का गुणनखंड। तो 10 को कौन कौन काटेगा, तो 10 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 नहीं काटेगा, 4 काटेगा, 4 नहीं काट पाएगा, 5 काटेगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10। तो आप एक साथ 2 से अधिक संख्याएं भी ले सकते हैं, लेकिन किसी एक संख्या का भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 संख्या जब एक साथ आएगा तभी उसका गुणनखंड निकालेंगे, और जब 2 नहीं आएगा तो हम उसका गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 13 का गुणनखंड, मतलब 13 को काटने वाला कौन कौन है, तो आप कहेंगे 1 13, मात्र 2 इसके गुणनखंड हैं,
ठीक है। उसी तरह यदि हम मान लीजिए 57 की बात करें, 57 का गुणनखंड, तो 57 को कौन कौन काटता है? तो एक तो सब में आएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या? कटेगा 3 से। क्यों? याद कीजिए 3 से काटने का नियम हमने बताया था कि दोनों को जोड़ के देखिए कट जाता है, ठीक है। 7 5 12 और 12 जो है 3 से कटेगा, तो इसका मतलब 57 भी 3 से कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, सीधे कितना से कटेगा? 19 से, और फिर लास्ट में 57 से। तो ये सभी संख्याएं इसका क्या है? गुणनखंड है 57 का, ठीक है। समझ रहे हैं? उसके बाद यदि हम कहें 50 का गुणनखंड या 50 का अपवर्तक कहें, क्या कहें कि 50 का अपवर्तक, मतलब 50 को काटने वाला कौन कौन है? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा, फिर 50 से कटेगा। समझ गए ना? तो कहने का मतलब हुआ कि गुणनखंड का मतलब हुआ काटने वाला, पूरी तरह विभाजित करने वाला। कब? जब भाग दें तब, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पर। हम लोगों ने समझा कि गुणनखंड, अपवर्तक, भाजक, विभाजक क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, इसी को हम लोग डिवाइजर भी कहते हैं, वो क्या होता है वो हम लोगों ने समझा। बस इतना ध्यान में रखना है, काटने वाला या यूं कहे मारने वाला, ठीक है, जो पूरी तरह मार दे, काटने वाला पूरी तरह विभाजित कर दे, वही क्या कहलाएगा? तो अपवर्तक कहलाएगा, जिसको काटेगा उसका कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है समापवर्तक, या इसी को हम लोग कहते हैं सार्व अपवर्तक, ठीक है। समापवर्तक कहें या सार्व अपवर्तक कहें या सार्व गुणनखंड कहें, बात एक ही है। और जब तक हम लोग गुणनखंड, अपवर्तक और अपवर्तक नहीं पढ़ पाते तब तक हम लोग इसको समझ नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि ये अपवर्तक से ही जुड़ा हुआ है। अब ये हमारा जो इंग्लिश है कॉमन और फैक्टर्स, तो सबसे पहले फैक्टर्स तो हम लोगों ने देखा, तो फैक्टर्स का मतलब होता है काटने वाला, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? काटने वाला। अब काटने वाला जो होना चाहिए, विभाजित करने वाला जो होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब हुआ, हम लोग इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखिए, आप लोग एक जानवर का नाम सुने होंगे, उभयचर। उभय मतलब दोनों जगह, चर मतलब चलने वाला। तो जो उभयचर का मतलब क्या हुआ कि मतलब सब जगह, उभय का मतलब हुआ सब जगह, चर मतलब चलने वाला। जैसे आप मेढक की बात करते हैं तो वो पानी में भी रह सकता है और आपका कहाँ रह सकता है? धरती पर भी रह सकता है, मतलब हवा पानी जहाँ का है वो सब जगह रह सकता है, इसलिए उसको कहा जाता है उभय मतलब सभी जगह, चर मतलब रहने वाला। तो उसी तरह है कि उभयनिष्ठ का मतलब सभी में, निष्ठ मतलब मौजूद रहने वाला, सभी में मतलब निष्ठ मतलब मौजूद रहने वाला, और उभय मतलब सभी में मौजूद रहने वाला जो फैक्टर्स होगा, जो भाजक, जो फैक्टर्स सब में मौजूद होगा, ठीक है। जिसकी बात करेंगे, यदि सब में जो फैक्टर्स, जो विभाजक, जो भाजक, जो गुणनखंड सब में मौजूद होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? तो उभयनिष्ठ कहलाएगा, यानी समापवर्तक कहें या सार्ववर्तक कहें। अब सभी में का मतलब ये हुआ, यदि किसी, मान लीजिए कि हम 4 संख्या की बात करते हैं, कितनी संख्या की? 4 संख्या की। और 4 संख्या में से कोई भाजक जो है 3 में मौजूद है, 1 में मौजूद नहीं है, तो हम उसको सार्व गुणनखंड या सार्व अपवर्तक नहीं कह सकते। कैसे? वो उदाहरण देखते हैं। चलिए, जैसे हम मान लेते हैं कि 2 संख्या की बात करते हैं, 10 की बात करते हैं, और हम लोग मान लीजिए कि 15 की बात करते हैं। 2 संख्या है आपके पास, ठीक है। तो अब इसके जितने भी अपवर्तक हैं वो लिखिए, मतलब 10 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकता है? 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 तो नहीं काट सकता है, 4 तो नहीं काट सकता, 5 काट सकता है, 10 काट सकता है। कहने का मतलब 10 के कितने अपवर्तक हुए? तो 10 के अपवर्तक 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है और फिर 10 है, ठीक है। तो 10 के कितने अपवर्तक है? तो 4 अपवर्तक है। अब 15 के अपवर्तक की बात करेंगे, मतलब 15 को कौन कौन काटेगा? तो 15 को काटता है, 1 काटता है, 2 तो नहीं काटेगा, 3 काटेगा, फिर 5 काटेगा और फिर 15 काटेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, मतलब 15 के अपवर्तक मतलब 15 के गुणनखंड, 15 को काटने वाले 1, 3, 5 और 15 हैं। उसी तरह 10 को काटने वाले 1, 2, 5, 10 ये हैं, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं समापवर्तक, सार्व अपवर्तक या सार्व गुणनखंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब फैक्टर्स तो हम लोग ये देखिए, ये भी आपका फैक्टर्स है, ठीक है, ये भी फैक्टर्स हुआ,
लेकिन ये फैक्टर्स किसका है 10 का, और ये भी आपका फैक्टर्स है, लेकिन ये फैक्टर्स जो है किसका है 15 का। लेकिन हम कौन सा फैक्टर्स खोज रहे हैं, कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मतलब जो सब में मौजूद हो। अब यहाँ सब में का मतलब हम कितनी संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जब 2 संख्याओं की बात करेंगे तो जो फैक्टर्स दोनों में मौजूद होगा, जो फैक्टर्स दोनों में मौजूद होगा वही जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स कहलाएगा। अब देखिए, देख रहे हैं ध्यान से आप, एक इसमें भी मौजूद है, एक इसमें भी मौजूद है। इसका मतलब कि 10 एवं 15 के कॉमन 10 एवं 15 के कॉमन फैक्टर्स जो हैं आपके, वो क्या क्या होंगे सो देखिए। 10 एवं 15 के कॉमन फैक्टर्स मतलब 10 एवं 15 दोनों में मौजूद जो फैक्टर्स होगा, कॉमन मतलब मौजूद फैक्टर्स कौन कौन है, तो देखिए 10 में भी एक जो है 10 में भी है, एक 15 में भी है, तो एक है हो गया दोनों में कॉमन। अब देखिए 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है, नहीं होगा कॉमन। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। 5 देखिए, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब 5 हमारा कॉमन हो गया, और कोई संख्या ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो जो फैक्टर्स 10 और 15 दोनों में मौजूद था वही इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स हुआ, मतलब 1 और 5 आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर्स हो गया। समझ रहे हैं ना। तो वैसे फैक्टर्स जो दी गई जितनी भी संख्या होगी सब में मौजूद हो, तभी वो उन सभी संख्याओं का कॉमन फैक्टर्स कहलाएगा। यदि एक में भी नहीं रहेगा तो कॉमन फैक्टर्स नहीं कहलाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं समापवर्तक। आप इसको जब करिएगा तो ये देखिए अब वर्तक लगा हुआ है, सार्वपवर्तक, सार्वगुणनखंड या सार्वविभाजक, सार्वभाजक, जो कहना आप कह लें, समझ गए ना। लेकिन हम लोगों को मेनली जो देखना है ये 3 ही देखना है। ये हमारे जो है ये सभी शब्द जो है प्रश्नों में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और भी हम लोग इसका उदाहरण लेकर के देखते हैं। चलिए और भी देखते हैं। जैसे हम 2 से अधिक संख्याओं की बात कर लेते हैं। किससे, 2 से अधिक संख्याओं के। जैसे मान लीजिए 5, 6 और 7, 5, 6 एवं 7। हम ये 5, 6 एवं 7 के किसकी बात कर रहे हैं, 5, 6 एवं 7 के कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब सार्व अपवर्तक। तो पहले हम लोग देखिए 5, 6 एवं 7 के सार्वगुणनखंड बराबर, मतलब हमको चाहिए 5, 6 और 7 का जो सार्वगुणनखंड, मतलब जो सब में, जो ऐसा गुणनखंड जो सब में मौजूद हो, सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर्स हो। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 5 के फैक्टर्स कौन कौन है। 5 को काटने वाला 1 है और 5 है, यही दोनों 5 को काट सकता है। 6 को काटने वाला मात्र 1 है, और कौन है, अच्छा 1 को 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, और 6 भी काट सकता है। समझ रहे हैं ना। अब 7 के अपवर्तक कौन कौन है, 7 के गुणनखंड 1 होगा और 7 मात्र 2। अब ये तो हो गए, ये दोनों हो गए इसके गुणनखंड, ये चारों हो गए इसके गुणनखंड, 1, 2, 3, 6, और ये दोनों हो गए इसके गुणनखंड। लेकिन हमको चाहिए क्या, तो सार्वगुणनखंड चाहिए, वैसा गुणनखंड जो सब में मौजूद हो। तो आप देख रहे हैं कि मात्र ऐसा संख्या सिर्फ 1 ही है जो सब में मौजूद है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा सार्वगुणनखंड, तो हमारा 1 आया। और देखिए यहाँ 2 तो है लेकिन इसमें ना, इसमें है, 3 इसमें है लेकिन इस दोनों में नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इस दोनों में नहीं है, मतलब 1 ही मात्र तीनों में मौजूद था। इसलिए ये 1 जो हुआ 5, 6 एवं 7 के क्या हो गए, सार्वगुणनखंड हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं समापवर्तक भी कहते हैं, समापवर्तक भी कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर्स, सार्वगुणनखंड। समझ रहे हैं ना। और भी देखते हैं हम लोग 1-2 उदाहरण। चलिए जैसे हमने लिया 20, 25, 30 और 40, ये 4 संख्याएं लिए हमने, ठीक है। और चारों का हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो कॉमन फैक्टर्स निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, कॉमन फैक्टर्स। हम लोग पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे इसका, मतलब 20 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकता है, तो 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 नहीं काट सकता है, 4 काट सकता है, 5 काट सकता है, और कौन सा काट सकता है, 10 काट सकता है, और क्या काट सकता है, 20 काट सकता है। 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये सभी संख्याएं जो आपका 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये जो है क्या है, 20 के गुणनखंड है, फैक्टर्स है। अब 25 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकता है, तो 1 काट सकता है, 5 काट सकता है, 25 काट सकता है, और कोई संख्या काट सकता है क्या, नहीं। अब 30 को कौन कौन सी संख्या काट सकता है, तो 30 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 5 काटेगा, 6 काटेगा,
15 काटेगा, 30 काटेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब 40 को कौन कौन किसी संख्या काट सकता है, मतलब 40 के फैक्टर्स, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, 5 काटेगा, 20 काटेगा, उसके बाद 40 काटेगा और 10 तो छूट गया यहाँ, 1 मिनट, 10 भी काटेगा। मतलब ये सभी संख्याएं क्या है, 40 के फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। अब हम लोगों को खोजना क्या है, तो सार्व अपवर्तक मतलब सार्व गुणनखंड खोजना है, मतलब वैसा गुणनखंड जो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में मौजूद हो। तो हम जानते हैं कि एक नहीं कुछ तो एक तो सब में होगा। तो एक हमारा क्या हो गया, तो हो गया 20, 25, 30 एवं 40 के सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड कहें या सार्व अपवर्तक जो कहें तो एक होगा। अब 2 देखिए, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब एक में भी नहीं मिला, इसका मतलब वो कॉमन फैक्टर्स नहीं है। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 5 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी, इसका मतलब 5 तो आएगा क्योंकि 5 सब में है। और देखिए 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं होगा। 20 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब अब कोई ऐसा फैक्टर्स नहीं होगा जो सब में कॉमन हो। तो मात्र 1 और 5 जो है क्या हुआ, ये इन चारों का कॉमन फैक्टर्स हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं सार्व अपवर्तक, सार्व गुणनखंड या कुछ भी। तो आप 2, इसमें कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 संख्याओं कॉमन। जब भी बात होगी तो 2 में कम से कम, 2 से ज्यादा हो या कम से कम 2। ठीक है, अगर 2 से कम, 1 की बात कैसे करेंगे, जैसे 5 का कॉमन, तो 5 का कॉमन मतलब क्या हुआ कि 5 का कॉमन एक संख्या का थोड़े हम कर सकते हैं कॉमन। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे हम मान लीजिए कि ये आदमी की बात करें तो कान जो है क्या है, कॉमन है, चूंकि कान सब में है। नाक की बात करें तो नाक सब में है, समझ रहे हैं ना। जैसे हम मान लीजिए कि एक आदमी की और एक किसी मान लीजिए जानवर की तुलना करें, मान लेते हैं, तो आप देखते हैं, या मान लीजिए कि आप क्या कीजिए कि पक्षी की और एक जानवर की बात करें, तो पक्षी को क्या होता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो पक्षी में होता है और ये जानवर में नहीं होता है, तो वो कॉमन नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे वैसी चीज़ें हैं जो दोनों में होते हैं, तो जो दोनों में होगा वो दोनों में कॉमन हो गया। समझ गए ना। तो हम लोगों ने समझा कि अपवर्तक क्या होता है, उसके बाद अगले टॉपिक समापवर्तक क्या होता है वो हम लोग समझे। अब हम लोग समझते हैं कि ये महत्तम समापवर्तक क्या होता है। समझ रहे हैं ना। अब हम लोग महत्तम समापवर्तक की बात करें, इसी को हम लोग महत्तम सार्व अपवर्तक भी कह सकते हैं, या महत्तम सार्व गुणनखंड भी कह सकते हैं, या महत्तम सार्व विभाजक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट। महत्तम का अंग्रेजी क्या होता है, हाईएस्ट। और अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि ये समापवर्तक का मतलब होता है, आपका समापवर्तक को जब आप तोड़ते हैं, अभी तुरंत समझा हम लोगों ने, समापवर्तक का मतलब होता है सार्व अपवर्तक। क्या होता है, सार्व अपवर्तक, या यूं कहें कि इसी को हम लोग कहते हैं सार्व, या यूं कहें कि उभयनिष्ठ। क्या होता है, उभयनिष्ठ अपवर्तक जो कहें। ठीक है, अपवर्तक मतलब समापवर्तक का मतलब हुआ कि कॉमन, क्या होगा, कॉमन, जो फैक्टर से क्या हो, कॉमन हो, वही हमारा क्या कहलाता है, तो उभयनिष्ठ अपवर्तक, सार्व अपवर्तक या समापवर्तक कहलाता है। तो हाईएस्ट और समापवर्तक को क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स। क्या लिखते हैं, कॉमन, क्योंकि ये समापवर्तक को अंग्रेजी क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। और इसी को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो हाईएस्ट का H और इसका C और इसका F। समझ रहे हैं ना। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट का हाईएस्ट ही रहेगा, हाईएस्ट का हाईएस्ट ही रहेगा, और ये आपका कॉमन ही रहेगा। ठीक है, कॉमन ही रहेगा। और अभी तुरंत समझा था कि हम लोग अपवर्तक को क्या डिवाइजर भी लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिवाइजर भी कह सकते हैं। तो इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है HCD। तो घबराना नहीं है। या देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है हाईएस्ट, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, कॉमन। और डिवाइजर का या फैक्टर्स को हम लोग जनरली मेजर भी कह सकते हैं, मतलब वैसा मेजर, वैसा डिवाइजर जो क्या हो, हाईएस्ट हो। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो HCM, मतलब पहला अक्षर हमेशा लेना है, HCD। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कहें, जो ये ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, HCF, या इसी को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसी को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन मेजर। समझ रहे हैं ना। इसका और भी नाम है, अब देखिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। या इसी को हम लोग अब हाईएस्ट को हम लोग बदल सकते हैं, ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं,
ग्रेटेस्ट मतलब भी होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा सबसे ज्यादा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा सबसे ज्यादा, ये ध्यान में रखना है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा सबसे ज्यादा, तो हाईएस्ट की जगह हम लोग ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्या कॉमन लिख दिए, कॉमन लिख दिए, और उसके बाद फैक्टर्स की जगह हमने फैक्टर्स ही रखा, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं GCF जो कहना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। या इसी को आप अगर जो मान लीजिए फैक्टर्स की जगह डिवाइजर लिख देते हैं, डिवाइजर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका G ग्रेटेस्ट, C और D का क्या हो जाएगा GCD। तो जो कहना है कहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे प्रचलित है वो हमारा HCF महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ये और आपका GCD, ये GCD, समझ रहे हैं, ये GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये ज़्यादा प्रचलित है। तो आप कोई भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी परिभाषा में या कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका अपवर्तक का जो 4 नाम था, भाजक, विभाजक, गुणनखंड, इसके कारण हुआ, समझ रहे हैं। तो कुछ भी हो, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में सबसे पहले तो फैक्टर्स होना चाहिए, ठीक है, उसमें भी कॉमन फैक्टर्स होना चाहिए। और कॉमन फैक्टर्स अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स आ रहा है, लेकिन वही कॉमन फैक्टर्स लेंगे जो सबसे ज़्यादा हो, जो क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो, वही हमारा क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। समझ रहे हैं कैसे? सो देखते हैं। चलिए हम लोग जैसे मान लीजिए कि 2 संख्याएं लिए, क्या लिए, 2 संख्याएं लिए। मान लीजिए हमने लिया एक 20 लिया, एक क्या लिया हमने 20 लिया, और एक हमने क्या लिया 15 लिया, 2 संख्याएं लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपवर्तक मतलब इसका तो गुणनखंड चाहिए। तो 20 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, 20 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, आप देख रहे हैं 20 के 1 हो गए, मतलब 20 किसे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, फिर किससे कटेगा 4 से, फिर किससे कटेगा 5 से, फिर किससे कटेगा 10 से, और फिर किससे कटेगा 20 से। ये सभी फैक्टर्स हो गए, समझ गए ना। तो कहने का मतलब 20 के फैक्टर्स हो गए। अब 15 के फैक्टर्स 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर क्या होगा 15, ये हो गए फैक्टर्स। लेकिन हमको क्या, अब ये पहले क्या चाहिए, सार्वगुणनखंड चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर्स। चलिए तो कॉमन फैक्टर्स ये हो गए फैक्टर्स। अब हमको कॉमन चाहिए, कॉमन का मतलब जो दोनों में मौजूद हो। 2 संख्या ले तो 2 की बात करेंगे, 3 संख्या लेते 3 संख्याओं की, तीनों की बात करते, जो तीनों में होना चाहिए। तो आप देख रहे कॉमन फैक्टर्स मतलब जो दोनों में है, एक दोनों में है, तो आपका कॉमन फैक्टर्स 1 हो गया। और कोई संख्या है 2 इसमें है, इसमें नहीं है, और ये एक 5 है, आपका 5 हो गया। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स है, ये कॉमन फैक्टर्स किसके, 20 एवं 15 की कॉमन फैक्टर्स जो थे वो 1 और 5 हो गया। मतलब हमारा सार्व अपवर्तक कहें या कॉमन फैक्टर्स इसी को कहें, यानी सार्व गुणनखंड, क्या सार्व गुणनखंड, वो मेरा निकल चुका है। लेकिन अब ये कहता है हाईएस्ट, मतलब आपका जो कॉमन फैक्टर्स तो निकल चुका है, लेकिन कॉमन फैक्टर्स जो होना चाहिए, अभी तुरंत देखा था हम लोगों ने, महत्तम समावर्तक का होता है अंग्रेजी हाईएस्ट। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो कहने का मतलब कॉमन फैक्टर्स क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखिए आप इस दोनों कॉमन फैक्टर में सबसे ज्यादा कौन है, तो आप कहेंगे 5। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो है सबसे बड़ा जो हो गया हाईएस्ट, क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये किसका, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स किसका, तो आपका 20 और 15 का आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। समझ रहे हैं ना। यदि सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 और 5 दोनों में। लेकिन जब हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो कॉमन में भी जो सबसे ज्यादा होगा वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। समझ रहे हैं ना, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आप जो निकाले हैं, किसका निकाले हैं, 20 और 15 का। समझ रहे हैं ना। तो 20 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मतलब कितना आया है, 5। तो 20 एवं 15 की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स HCF कितना आया, 5। और याद रखिएगा हमेशा
तो जिसका जिसका निकल के आएगा HCF, ये देखिए उसको हमेशा काटेगा। देखिए 5 जो है 20 को भी काट देगा और 15 को भी काट देगा। चूंकि ये विभाजक है, तो विभाजक है तो भाई जिसका आएगा तो उसको तो काटेगा ही। तो याद रखिएगा, यही हमारा जो है शब्द वाले प्रॉब्लम में बहुत ही काम देगा। तो ये आपका जो होता है महत्तम समापवर्तक HCF जो होता है वो हमेशा काटता है किसको, तो जिसका जिसका होता है। तो देखिए ये बेचारा किसका HCF है, तो 20 और 15 का, तो जिसका है उस दोनों को काट रहा है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। अब देखिए ये फैक्टर्स जो था वो किसका था, 20 का, तो ये सब 20 को काट रहा था। सीधी कॉमन फैक्टर्स है ये 1 और 5, किसका किसका, तो 20 और 15 का, तो जिसका जिसका है 1 20 को भी काटेगा, 1 15 को भी काटेगा, 5 20 को भी काटेगा और 5 15 को भी काटेगा। सीधी सी बात है, समझ रहे हैं ना। और भी देखते हैं। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, वो हम लोगों ने समझा। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 3 संख्या लेते हैं, एक लिए हम 5, दूसरा लिए हम 7 और तीसरा हम 6 लिए। 3 संख्या, अब तीनों का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे हैं ना। तो चलिए पहले 5 के फैक्टर्स कौन कौन है, तो 5 के फैक्टर्स कौन कौन है आप जानते हैं, 1 और 5 है। यानी 5 को काटने वाला 1 और 5 है। 7 को काटने वाला मतलब 7 के फैक्टर्स 1 और 7 है, ठीक है। 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। फैक्टर्स तो निकल के तैयार हो गया। अब इसमें क्या चाहिए हमको, कॉमन फैक्टर्स चाहिए। समझ रहे हैं ना। अब कॉमन फैक्टर्स, अब देखिए कॉमन फैक्टर्स किसका, तो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, किसका किसका, तो आपका ये कॉमन 5 7 और 6, चूंकि हम यहाँ 3 संख्या लिए इसलिए कॉमन फैक्टर्स किसके, तो 5 7 एवं 6 के कॉमन फैक्टर्स। मतलब अब कौन सा फैक्टर जो है आपका तीनों में मौजूद है, तो आप देख रहे हैं 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है। और कोई है क्या, 5 इसमें है लेकिन इस दोनों में नहीं है। यानी अब 7 इसमें है लेकिन देखिए अब कोई वैसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में मौजूद हो। समझ गए ना। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर्स हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे। मतलब कॉमन फैक्टर्स जो है, जो सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। देखिए ये तो बेचारा अकेला ही आया है, तो सबसे छोटा भी यही होगा और सबसे बड़ा भी यही होगा। मतलब हाईएस्ट का हाईएस्ट 1 ही रहेगा। इसका मतलब 5 7 और 6 का जब HCF पूछा जाएगा तो बड़ा से बड़ा जो है तीनों में कौन है, तो कहेंगे 1 है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। बस हम लोग पहले बेसिक समझते, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और ये ध्यान रखिए, आपका ये HCF आया कितना, HCF आया 1 और ये HCF 1 आया किसका किसका आया, 5 का भी आया, 7 का भी आया और 6 का। तो 5 7 एवं 6 का HCF कितना हुआ, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। अब ये 1 देखिए, 1 जो है 5 को भी काटेगा पूरी तरह, 7 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा। जिससे जिसका जिसका HCF है 1, वो 1 सब को काटेगा। समझ रहे हैं। और भी देखते हैं उदाहरण हम लोग। चलिए जैसे देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि 12 16 और 18 3 संख्याएं हैं, ठीक है। 3 से अधिक भी ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई 3 का ही लेना है, नहीं इसकी बात नहीं। चलिए 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 12 हैं। ये फैक्टर्स हो गए। 16 के 1 2 4 8 16। 18 के 1 2 3 9 18, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर्स चाहिए, कॉमन फैक्टर्स चाहिए। तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब जो सब में मौजूद हो, 1 तो सब में मौजूद रहेगा और कोई है क्या, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 2 होगा। देखिए 3 इसमें, ये बस इसी का 1 लेके चलिए ना, बस इसी का सब मिला लीजिए, बस हो गया, दूसरा मिलाने की जरूरत नहीं है। 1 तीनों में था, 2 देखिए तीनों में था, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 3 नहीं होगा, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं होगा 4, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है तो 6 नहीं होगा, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि आपका जो है कॉमन फैक्टर्स जो हुआ वो मात्र 2 संख्याएं 1 और 2 है। लेकिन हमको क्या चाहिए, जो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपका हाईएस्ट दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 2। यानी HCF जो निकल करके आया है 2, ये किसका किसका HCF है, तो 12 का है, 16 का है और
18, 12, 16 और 18 का HCF कितना हुआ 2। अब देखिए आप HCF जो निकल के आया जिसका इसका और इसका देखिए 2 12 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा, तो 18 को भी काटेगा। समझ गए ना। तो इसका मतलब हुआ कि HCF हमेशा क्या जिसका निकल करके आता है उसको क्या करता है, काटता है। समझ गए ना। तो हम लोगों ने समझा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। समझ रहे हैं ना। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने समझा कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने समझा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये हम लोगों ने समझा। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं गुणज कहते हैं, अपवर्त कहते हैं, उसके साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।